तो हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, उसको सॉल्व करना देखा था हमने नेक्स्ट टॉपिक्स में। उस नेक्स्ट टॉपिक्स में हमने किस तरीके से सॉल्व किया था, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम आगे क्या देखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। क्या है हमारा आज का टॉपिक? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें स्टेप 1 में क्या करते हैं, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम 1 करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या है? ए है, तो हम ए से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा ये? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए का एक्स, ठीक है, और सी बाई ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्या किया हमने? बाय डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय ए। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म 1 बन गया। तो बेसिकली हम लोग को एक्स स्क्वायर का टर्म जो भी कोफिशिएंट है उसको 1 करना है। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होके आ गया है। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये वाला जो टर्म है इसको प्लस 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसको पहले 2 इंटू ए, इसको लिख सकते हैं ऐसे, और हमें कितना लेके आना है, इसको b बाई ए लेके आना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे b बाई 2a लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो bx बाई ए यही टर्म हो जाएगा। ये टर्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पे सेकेंड टर्म हम क्या करते हैं कि इतना जो टर्म हमने लिखा है एक्स्ट्रा, इसमें इसको एक बार ऐड करके स्क्वायर करते हैं और एक बार माइनस करके स्क्वायर करते हैं, इसको c बाई ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। अब ये आपका टर्म कुछ दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लग रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये b बाई 4a का होल स्क्वायर माइनस c बाई ए। ठीक है, ठीक है, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको एलसीएम 4a स्क्वायर ले सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, b माइनस 4ac, यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, रूट यहाँ से हटाएंगे, अब यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, b माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, x प्लस b बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो हमारा
कितना आएगा एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब इस वैल्यूज को सेपरेट करेंगे तो हमारा दो वैल्यूज आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। तो एक हम क्या लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक कितना लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये तो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आप याद रखिएगा। ठीक है, यही हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हुआ। ठीक है, जब भी आपका जो अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो भी फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अगर हमें डायरेक्ट निकालना होगा, अगर हमें लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं करना है तो हम इन स्टैंडर्ड्स वैल्यूज को याद रखेंगे, तो उससे हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, जैसे हमने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट किया था, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने इसमें क्या किया कि हमें जो भी हमारा ये एक्स स्क्वायर का जो भी टर्म है इसको हमें 1 बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर का टर्म को 1 बनाने के लिए क्या है हमारा आगे a है, तो a से हमने पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको तो हमने ऐसे रहने दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी बाई ए इंटू एक्स को इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, इसको ऐसे लिखेंगे तो भी हमारा यही वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि अभी हम लोग जो इस टर्म को जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बार प्लस करेंगे, एक बार यहाँ पे माइनस करेंगे, और ये टर्म को तो ऐसे ही रहने देंगे। तो ये आपका एक a प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्म बनता हुआ एक इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया हमने, इसको लिख दिया हमने माइनस बी बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए, इसको इक्वल्स टू के इधर तरफ हमने लेके आया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारा दो वैल्यूज आया, कितना है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा कितना आया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये दो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आप याद रखिएगा, जिसमें आप एक्स स्क्वायर के आगे वाले टर्म को हम a कहते हैं, एक्स वाले आगे वाले टर्म को हम b कहते हैं, और ये कांस्टेंट को हम c कहते हैं। ठीक है, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करके आपको रूट्स नहीं निकालना है, तो आप डायरेक्ट इस रिजल्ट्स को याद रख लीजिएगा। ये दो को आप डायरेक्ट इससे वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे हम सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं एक, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अब इसको जैसा ये हमारा 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। ठीक है, अब ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कितना है हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक कितना है हमारा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो हमने देखा था कि कितना हमें लंबा सॉल्व करना पड़ा था। अगर हमें ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रहेगा तो हम मात्र 2 लाइन में इसका आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको हम कंपेयर किससे करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम ए बी और सी का वैल्यूज को निकालेंगे। कितना है एक्स स्क्वायर के आगे वाले टर्म को ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म 6 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। एक्स के आगे वाला टर्म हमारे यहाँ पे क्या है बी है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स के आगे वाला टर्म कितना है -1 है। ठीक है, सी है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सी आपका -2 है। तो हम ए बी सी का वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा 2 एक्स का वैल्यूज आ जाएगा। कितना होगा यहाँ पे कितना है -1 है, तो माइनस इंटू माइनस ये कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस रूट अंडर
-1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 इंटू 6 इंटू -2, ठीक है, बाई 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू 6 12 इंटू 4 कितना होगा 48 हो जाएगा, ठीक है, बाई 12 1 प्लस रूट अंडर 49 बाई 12 कितना हो जाएगा 1 प्लस 7 बाई 12 8 बाई 12 कितना हो जाएगा ये 4/3 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे एक वैल्यूज निकला, आप उसको पीछे आप पलट के देखेंगे पीछे लेक्चर में, तो आप देखिएगा कि सेम वैल्यूज आपको निकला होगा, लेकिन उसके लिए हमने कितना लंबा मेथड सॉल्व किया था, ठीक है। अब वैसे ही दूसरा वैल्यूज निकालेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे माइनस बी है तो +1 हो जाएगा, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर आपका कितना है 1 हो जाएगा, -4 इंटू 6 इंटू -2 हो जाएगा, ठीक है, आपका 2 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस 48 बाई कितना हो जाएगा आपका ये 12 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस रूट अंडर 49, ठीक है, बाई 12 कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 बाई 12 ये कितना हो जाएगा -6 बाई 12 ये कितना हो जाएगा -1/2, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। तो आप पीछे इक्वेशन में अगर देखेंगे तो यही आपका वैल्यूज आया होगा। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन से भी और 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी हमने सॉल्व किया। तो आपको कितना टाइम लगा, मात्र 2 मिनट में आपने बस खाली वैल्यूज को कंपेयर किया था स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और उसके बाद इस स्टैंडर्ड रिजल्ट पे हमने रख दिया, तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज हमें पता चली गया, ठीक है। तो आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपका टाइम बचाएगा। आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में अगर कोई भी मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से आप वैल्यूज को निकाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4x² + 3x + 5, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x² के कोफिशिएंट को हम 1 बनाते हैं, तो यहाँ पे 4 है तो पूरे टर्म को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये x² + 3/4 इंटू x + 5/4 = 0, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 2 इंटू x इंटू 3/8, इस टर्म को इस टर्म के जैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3/4 ही आएगा, तो यहाँ पे जो हमने टर्म लिखा ये वाला, ठीक है, उसको एक बार स्क्वायर करके प्लस करेंगे और एक बार स्क्वायर करके माइनस करेंगे, ठीक है। क्या समझा है आपने कि हमने 3/4x को किस टर्म में लिखा 2 इंटू x इंटू 3/8, और यहाँ पे जो हमने 3/8 को लिखा इसी टर्म को एक बार प्लस करके स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस करके स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इस टर्म को एज इट इज लिख देंगे।
तो अब आपका ये टर्म आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर में बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/8 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9/64 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। अब इसको इस इधर लेके जाएंगे, 9/64 माइनस 5/4, ठीक है। ये हो गया, कितना हो गया, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64, 9, 16, 16 इंटू 5 80, ठीक है। कितना हो गया, 16, 32, 48, 64, 16 इंटू 5 16, 32, 48, 64, 80, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 71/64, ठीक है। x प्लस 3/8, अगर हम यहाँ पे रूट डालेंगे तो ये हमारा ये माइनस के टर्म में आ गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा कोई भी रियल रूट्स नहीं होगी। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जो हमारा आ गया माइनस रूट अंडर के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि हमारा कोई भी रियल रूट्स, नो रियल रूट्स अवेलेबल, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। ठीक है, सब आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, आपका पेज नंबर 84 पे है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है। ठीक है, इट्स एरिया is to be 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and the altitude is 12. Find the length and breadth. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया हुआ है, इसके ऊपर आप एक ठो आइसोसेलेस एक ट्रायंगल के फॉर्म में एक टेंट खड़ा किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ, ये जो आपका ब्रेथ है, ठीक है, ये जो आपका ब्रेथ है, क्या कह रहा है कि ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। अगर लेंथ को हम x ले रहे हैं तो ब्रेथ हमारा क्या हो जा रहा है, x माइनस 3 हो जा रहा है, ठीक है। हमारा इसके बाद क्या बोल रहा है, इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क। क्या कह रहा है कि अगर हम लोग इसका एरिया को A1 लेते हैं और इसका एरिया को A2 लेते हैं तो ठीक है, इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क। इसका कह रहा है कि A1 का जो एरिया है इसका 4 प्लस A2 के
बराबर है। ठीक है, अब इसका एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है हमें, 12 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा बेस तो दिया हुआ है, तो ये भी x-3 होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ठीक है, जिसमें आपका जो लेंथ, जो आपका ब्रेथ का वैल्यू है वो आपका लेंथ से 3 मीटर कम है। तो हमने क्या किया कि लेंथ का वैल्यू को हम x मान लिए, तो ब्रेथ को हम क्या मान लिए, x-3 मान लिए। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड लाइन में कहता है कि जो रेक्टेंगल का जो एरिया है आपका 4 + A2 के बराबर है, मतलब उसका 4 ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इसको A2 मानते हैं तो A1 कितना हो जाएगा, 4 + A2 के बराबर हो जाएगा। और ये आपको रेक्टेंगुलर का ऊपर आपको आइसोसेलेस एक ट्रायंगल फॉर्म है, जिसका आपका एल्टीट्यूड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है कितना होता है, L/B होता है। L कितना है यहाँ पे, x है, B कितना है, x-3 है। ठीक है, ये हमारा कितना हुआ, A1 हुआ। A2 क्या है हमारा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस कितना है हमारा यहाँ पे, x-3 है। ठीक है, हाइट कितना है, 12 है। ठीक है, ये हमारा एरिया कितना है, A2 है। और एक इक्वेशन क्या दिया हुआ था, A1 = 4 + A2। A1 कितना है यहाँ पे, x × x-3, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 x-3। इसको अगर काट देंगे तो ठीक है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कितना होगा, x² - 3x = 4 + 6x - 18। ठीक है, x² - 3x ये कितना हो जाएगा आपका, 6x - 14। ये कितना हो जाएगा, x² - 3x - 6x + 14। ठीक है, कितना हो जाएगा, x² - 9x + 14 = 0। ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 14 में क्या लिख सकते हैं, 7 2 2। अब हमें -9 लेके आना है, तो क्या करेंगे, इसको -7 - 2 लिख सकते हैं। तो x² - 7x - 2x + 14। ठीक है, तो एक इक्वेशन क्या होगा, x - 7 - 2, इसको इधर नहीं लिखते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - 7x - 2x + 14 = 0। इसको क्या लिख सकते हैं, x - 7 - 2 x - 7 = 0। एक इक्वेशन कॉमन क्या आ गया आपका, x - 7 x - 2 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 7, 2। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया, तो आप x - 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो निकल गया। आप उसके बाद एरिया निकाल सकते हैं, अगर आपको एरिया निकालना हो तो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर अब 15 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है कि a मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 24 kilometer upstream then return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ठीक है, अब यहां पे अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है यहाँ पे जब नदी अगर ऐसे बह रही है, जैसे मान लीजिए कि ये नदी ऐसे बह रही थी और कोई बोट इसके अगेंस्ट में बहने लगा, तो इसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। मतलब ये फ्लो के अगेंस्ट अगर बहता है, अपस्ट्रीम कहता है यहाँ पे इफ अ बॉडी मूव्स अगेंस्ट द फ्लो। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम क्या कहता है? इफ अ बॉडी मूव्स विद द फ्लो। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या कहता है? अगर कोई भी बॉडी अगर फ्लो के अगेंस्ट बहेगा तो उसको हम अपस्ट्रीम कहेंगे, और वही अगर सेम बॉडी अगर फ्लो के साथ बहेगा तो उसको हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे। ठीक है, तब ये दो वर्ड का मीनिंग याद कर लीजिएगा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किसको कहा जाता है, आगे आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, तब क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a motor boat whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream। ठीक है, डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है जो दिया हुआ है, हमें 24 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इन स्टिल वाटर हम कितना ले लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, तो बोट का स्पीड हम बॉडी का स्पीड कितना ले होगा यहाँ पे, बोट स्पीड इन अपस्ट्रीम अगर फ्लो के अगेंस्ट बहेगा तो कितना होगा यहाँ पे 18 - x हो जाएगा। ठीक है, बॉडी का स्पीड कितना दे रहा है आपका 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर दे रहा है, तो आप उसका अगर इसके स्टिल वाटर के रेफरेंस में निकालेंगे अगर, तो कितना आएगा आपका 18 - x निकलेगा। ठीक है, बोट स्पीड इन डाउनस्ट्रीम आपको कितना हो जाएगा, ये 18 + x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, आपको जो T1 टाइम है जो आपको अपस्ट्रीम इन गोइंग अपस्ट्रीम। ठीक है, ये आपको कितना लगेगा, डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 24, अपस्ट्रीम में कितना दिया हुआ है ये 18 - x, और T2 क्या दिया हुआ है इन गोइंग डाउनस्ट्रीम। ये कितना होगा आपका 24/18 + x। अब आपको लास्ट लाइन में क्या कह रहा है
कि a motorboat whose speed 18 किलोमीटर per hour in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream than to return, मतलब अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम उसको लगा वो 1 घंटा ज़्यादा लेता है जो उसको डाउनस्ट्रीम में जाने का टाइम लगता है। ठीक है, तो इस लाइन से हमने क्या समझा कि अपस्ट्रीम में जो जाने में उसको जो टाइम लगा वो डाउनस्ट्रीम के जाने के टाइम से 1 घंटा ज़्यादा लगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया T1 इक्वल्स टू 1 प्लस T2। ठीक है, T1 हमारे यहाँ पे क्या है 24/18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 24/18 प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 24/18 माइनस एक्स बाई 24/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इक्वेशन को यहीं पे रख देते हैं, हम यहीं पे रखते हैं। अब आप इसको खुद से आप सॉल्व कीजिएगा और एक्स का वैल्यू निकालिएगा। अब जो एक्स का वैल्यूज निकलेगा आप वहाँ से यहाँ पे एक्स का वैल्यूज पुट कीजिएगा तो आपको अपस्ट्रीम का बोट का वैल्यूज मिल जाएगा और डाउनस्ट्रीम का आपका बोट का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे ही सिमिलरली आपको T1 का भी वैल्यू मिल जाएगा, आपका T2 का भी वैल्यू मिल जाएगा और आपका स्टिल वाटर का भी आपको फ्लो का स्पीड मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है जो कवर करना है, हमको 24 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो हम क्या किए कि स्टिल वाटर का जो भी हम स्पीड को हम क्या किए यहाँ पे एक्स लेट कर लिए। ठीक है, तो हमारा बोट का अगर फ्लो है, अगर स्टिल वाटर में अपस्ट्रीम में मतलब फ्लो के अगेंस्ट में, तो हमारा कितना आएगा, अगर वो 18 दिया हुआ है तो वो उसका रिस्पेक्ट में कितना आएगा 18 माइनस एक्स आएगा। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम में उसका कितना वैल्यूज हो जाएगा, अगर फ्लो के साथ जा रहा है तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फ्लो के साथ मतलब पानी के बहाव के साथ। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग टाइम निकाल लेंगे कि कितना टाइम लगेगा उसको अपस्ट्रीम जाने में। T1 डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, स्पीड जो अपस्ट्रीम में लगा। सिमिलरली T2 हमारा डिस्टेंस बाय उसका स्पीड। उसके बाद क्या कहता है कि अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगेगा और डाउनस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगेगा उसको हमने T1 और T2 लेट किया है। तो अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगेगा वो डाउनस्ट्रीम जाने के टाइम से 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना हो गया T1 इक्वल्स टू 1 प्लस T2। तो T1 हमारे क्या था यहाँ पे 24/18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 24/18 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब आपका ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया। अब इसको खुद से आप सॉल्व कीजिएगा स्टैंडर्ड वैल्यूज को लगा के। जो आपका ये था -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आप इससे 2x का वैल्यूज निकाल लीजिएगा और उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन में जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकालना होगा वो आप खुद से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 4.3 का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि शेफाली के 2 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ है. ठीक है, मार्क्स का वैल्यूज नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लेट द मार्क्स इन इंग्लिश dx. ठीक है, मैथ्स में फिर क्या करेंगे हम, सिमिलरली लेट करके y लेट कर लेंगे. तो पहले क्या दिया हुआ है कि ये दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स कितने के बराबर दिया हुआ है, 30 के बराबर दिया हुआ है. ठीक है, पहले लाइन के हिसाब से. दूसरे लाइन में क्या कह रहा है कि अगर शेफाली को मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आता है और आपको अगर उसको शेफाली को इंग्लिश में और 3 नंबर कम आता तो वो दोनों का प्रोडक्ट कितना होता. अगर शेफाली को मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आता तो y+2 और इंग्लिश में 3 नंबर कम आता तो ये दोनों का प्रोडक्ट आपके किसके बराबर हो जाता, 210 के बराबर हो जाता. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन ये 1 2 लेट कर लेते हैं. इक्वेशन 1 से हम y का वैल्यू पर 30 - x लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. y का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 30 - x + 2. ठीक है, x - 3 = 210. ये कितना हो गया आपका, 32 - x, x - 3 = 210. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 32x - 32 × 3 कितना हो जाएगा, 96 - x² + 3x = 210. कितना हो जाएगा आपका ये, 32x - 96 - x² + 3x - 210 = 0. ठीक है, भी कितना हो जाएगा आपका, 35x - 96 - x² - 210 = 0. अब इसी टर्म को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर माइनस से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -35x + 96 + x² + 210 = 0. इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, x² - 5x, ये कितना हो जाएगा आपका 6 + का 0 एक हाथ से. ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, +306. ठीक है, अब इसको 0. ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू x = -b + -√b² - 4ac/2a से सॉल्व करके आप खुद से निकाल लीजिएगा. यहाँ पे a b c का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, आप a² + bx + c से कंपेयर करके, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके, कंपेयर एंड फाइंड वैल्यू ऑफ a, b, c. ठीक है, इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करके, ठीक है, अब a b c का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि आपको कुछ देर पहले मैंने निकाल कर बताया था, उसमें पुट करके आप x का 2 वैल्यूज को निकालेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं.
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? चलिए 6 देख लेते हैं। 7 आप खुद से कर लीजिएगा। 7 आसान है, ठीक है, 7 आसान है। आप 6 बना देता हूँ। 7 आप खुद से कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि डायगोनल है, ठीक है। आपका ये कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। मान के चलिए कि ये आपका शॉर्टर साइड है, ये आपका लॉन्गर साइड है, ये आपका डायगोनल है, ठीक है। तो ये आपका क्या कह रहा है कि अगर हम शॉर्टर साइड को x लेते हैं तो ठीक है, तो आपका डायगोनल ये x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है कि आपका जो लॉन्गर साइड है वो आपका शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो हमारा शॉर्टर का वैल्यू कितना हो गया? शॉर्टर लेंथ कितना हो गया? x हो गया। लॉन्गर लेंथ कितना हो गया हमारा? x प्लस 30 हो गया। डायगोनल कितना हो गया? x प्लस 60 हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपका जो डायगोनल है आपका वो शॉर्टर लेंथ से 60 ज्यादा है। सिमिलरली आपका जो लॉन्गर लेंथ है आपका शॉर्टर लेंथ से 30 ज्यादा है, ठीक है। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का हर एक कॉर्नर का वैल्यूज कितना होता है? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये आपका शॉर्टर, ये लॉन्गर, ये डायगोनल, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होगा आपका? डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू लॉन्गर स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल कितना दिया हुआ है? x प्लस 60 का स्क्वायर, स्मॉलर कितना है? x का स्क्वायर, ये कितना है? x प्लस 30 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3620 प्लस 120x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है। ये x स्क्वायर प्लस 3x20 प्लस 120x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब इन इक्वेशन को आप इक्वेट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहां से इसको रीअरेंज करने के बाद ये कितना हो जाएगा? 3620 प्लस 120x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, कितना हो जाएगा आपका? इसको इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 900 माइनस 3620, ठीक है, माइनस 120x प्लस 60x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस 2720 माइनस 60x इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2720 इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब आप इसको सिमिलरली सेम स्टैंडर्ड रिजल्ट से आप इसका वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को आप किससे कंपेयर करेंगे? इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और जो भी ए बी सी का वैल्यू मिलेगी आप यहाँ पे पुट करेंगे और 2x का वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है।
आइए तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 360 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेट स्पीड बी यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स। ठीक है, ये लेट कर लिया। ठीक है, तो हमारा पहला टाइम कितना आ जाएगा? 360/x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि अगर आपका ट्रेन अगर 5 किलोमीटर पर आवर से अगर ज़्यादा चलेगा तो जो टाइम अगर इसको यहाँ पे T1 लग रहा था तो उसको नेक्स्ट टाइम कितना लगेगा? T1 - 1 लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपका स्पीड 5 किलोमीटर से बढ़ जाता है तो पहले जो आपको यहाँ पे T1 टाइम लग रहा था वो अब आपको कितना लगेगा? T1 - 1 टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो T1 का वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 360/x - 1 इक्वल्स टू 360/x + 5। 360/x माइनस 360/x + 5 इक्वल्स टू 1। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको आगे आप अपने से खुद सॉल्व कीजिएगा और फिर वही सिस्टम आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होके आएगा। उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट जो x² + bx + c से आप कंपेयर करके a b और c का वैल्यू निकालेंगे और फिर जो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट आया था x = -b ± √b² - 4ac/2a में पुट करके आप दोनों x का वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, तब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 टैप है, एक स्मॉलर डायमीटर का, एक आपका लार्जर डायमीटर का है। ये कह रहा है कि लार्जर डायमीटर को आपको 10 आवर आपको कम लगता है स्मॉलर डायमीटर के टैप से अगर सेपरेटली उसको फिल किए तो, और दोनों जब साथ में फिल करते हैं तो उसको टाइम लगता है 3/8 आवर्स। ठीक है, इसका ये देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग एक मान लेते हैं कि ये एक टैंक है जिसको एक लार्जर टैप मतलब फिल कर रहा है और एक स्मॉलर टैप आपको फिल कर रहा है। ठीक है, अब इसको कंप्लीटली फिल करने को हम क्या लेट कर लेते हैं? 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीटली फिल हो जाएगा, फिल टैंक को हम 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्मॉलर डायमीटर टैप लेट स्मॉलर डायमीटर टैप takes X hour to fill the tank. ठीक है,
तो लार्जर कितना टाइम में करेगा, x माइनस 10 आवर में करेगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर टू फिल द टैंक, कितना दिया हुआ है, 9 3/8, जो कि आपका 75/8 आएगा। ठीक है, तब इसको हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर स्मॉलर आपका अगर एक आवर में आपको कंप्लीटली फिल कर देता है, जिसको हम 1 लेट किए हैं, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, ये 1/x फिल करेगा। तो आपका 75/8 आवर में कितना फिल करेगा, वो 1/x इंटू 75/8, ये फॉर स्मॉलर टैप। ठीक है, फॉर लार्जर टैप ठीक है, अगर वो x माइनस 10 आवर में अगर वो कंप्लीटली फिल करता है, जिसको हम 1 लेट किए हैं, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, वो 1/x माइनस 10 आवर। तो 75/8 आवर्स में कितना फिल करेगा, 1/x माइनस 10 इंटू 75/8 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया है कि जब ये 75/8 आवर्स में जब ये दोनों साथ में काम करेंगे, तो आप वो दोनों कंप्लीटली फिल कर देंगे। तो आप कितना होगा, 1/x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 75/8 प्लस 1/x माइनस 10 इंटू 75/8 इक्वल्स टू 1। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ये दोनों जब अपना 75/8 आवर्स में ये लार्जर टाइप इतना भरेगा और ये स्मॉलर आपका इतना भरेगा। ठीक है, जब ये दोनों काम करेंगे एक साथ, तो आपका ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा आगे, और फिर इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट x² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दीजिएगा, और फिर आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज जो आपका आया था x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a से कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको 2 टैप है, ठीक है, एक लार्जर डायमीटर का, एक स्मॉलर डायमीटर का। ये कह रहा था कि लार्जर डायमीटर आपको जो स्मॉलर डायमीटर है, अगर मान लीजिए कि वो x आवर्स टाइम लेता है, अगर वो टाइम को फिल करने में, तो लार्जर कितना लेगा, x माइनस 10 आवर, मतलब उससे 10 घंटा कम लेगा। और दोनों मिलके कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे उसको फिल, टाइम को 75/8 आवर में। ठीक है, अगर वो दोनों साथ में अगर काम किए तो। ठीक है, तो हम क्या किए, फॉर स्मॉलर टैप अगर वो x आवर में अगर वो अकेले काम करता है, तो वो कंप्लीटली फिल कर देता है x आवर में। अगर वो अकेले काम करता है तो 1 घंटा में कितना करेगा, 1/x आवर, 1/x फिल करेगा। ठीक है, तो 75/8 आवर्स में कितना फिल करेगा, वो 1/x इंटू 75/8। सिमिलरली लार्जर टाइप आपका x माइनस 10 आवर में कंप्लीटली फिल करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, वो 1/x माइनस 10। तो 75/8 आवर्स में वो कितना फिल करेगा, 1/x माइनस 10 इंटू 75/8। ठीक है,
जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना होगा 1/x इंटू 75/8 प्लस 1/x माइनस 10 इंटू 75/8, तो ये कंप्लीटली फिल कर देंगे। यही आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको बोला गया था। तो आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। आप इसको x का वैल्यू निकाल के आपको पता चल जाएगा कि स्मॉलर डायमीटर वाला टैप कितने घंटे में फिल करेगा और लार्जर वाला कितने देर में फिल करेगा। ठीक है, इसी के साथ आपको जितना भी क्वेश्चंस का कराया गया आप उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे इस चैप्टर में मैंने क्या किया कि आपको बस इक्वेशन निकाल के यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसको आपको मैंने आप स्टैंडर्ड वैल्यूज बता दिया था, आपको फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया, तो आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन को, तो आपको खुद से आपका प्रैक्टिस होगा, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है।